गाइस, आप लोग पहले ये वाला वीडियो देख लो। ये कहानी के पीछे 3 साल से हूँ मैं, तो वही जर्नी में हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बात नहीं किया, मेरा वाइफ़ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में बात नहीं किया। ज़्यादा ये इनके बारे में बात की है, जो घर में जो कैरेक्टर है, इनके बारे में डिस्कशन किया है, बात की है। लिटरली भाई साहब, ऋषभ शेट्टी ने अपने करियर के पूरे 3 साल सिर्फ एक फिल्म के ऊपर निकाले हैं। उसने खुद के बीवी बच्चों को जितना टाइम नहीं दिया, उससे कई ज़्यादा टाइम उसने सिर्फ इस फिल्म के सेट के ऊपर निकाला है। और ये फिल्म चीख चीख कर बता रही है कि उस बंदे की मेहनत रंग आई है। आप इस फिल्म के एक एक शॉट, एक एक सीन और जब जब एक एक फ्रेम को देखते हो तो आपको महसूस होता है कि इस फिल्म के ऊपर कितनी मेहनत लगी है। पार्ट वन का बजट था सिर्फ 16 करोड़ और इस पार्ट टू का बजट है पूरे 125 करोड़। और आप फिल्म के सीन्स को देख के बताओगे कि फिल्म का पैसा किस लेवल पर यूज़ किया गया है। 3 साल पहले जब 2022 में कांतारा 1 रिलीज़ हुई थी, 3 साल पहले जब 2022 में कांतारा 1 रिलीज़ हुई थी, तब उस फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान के थिएटरों को मंदिर बना दिया था। आपने कई बार सुना होगा कि प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर्स की लाशें बिछ गई, थिएटर ओयो में बदल गया। दिस वाज एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर जय संतोषी माँ, जिसको लोगों ने फिल्म थिएटर को मंदिर बना दिया था। जब लोग थिएटर में एंटर कर रहे थे ना, तो वो लोग अपने चप्पल, अपने सैंडल्स बाहर रख के जा रहे थे। इस लेवल पर फिल्म का क्रेज़ हुआ था। लोग ऋषभ शेट्टी को अपना भगवान मान लिए थे पूरे फिल्म के अंदर। और अब फिर से उसी कांतारा 1 का मैजिक रिपीट करने के लिए ऋषभ शेट्टी लेकर आया है कांतारा चैप्टर 1। ये फिल्म सीक्वल नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रीक्वल फिल्म है जो कि कांतारा के पिछले पार्ट के बारे में बताएगी। कांतारा में जो दैवा को दिखाया गया था, उसको हाईलाइट करके ये पूरी मूवी बनाई गई है। इस फिल्म में देवा के कैरेक्टर को ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है। देवा का ओरिजिन कहाँ से आया, देवा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक्चुअली उसी पोर्शन के ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। मूवी के बजट को इस बार पहली वाली मूवी से 10 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया है। 16 करोड़ से डायरेक्ट 125 करोड़ के ऊपर फिल्म बना के इस फिल्म को कन्नड़ा इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा रिस्कीस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव फिल्म बना दिया गया है। ऋषभ शेट्टी जो कि आज तक सिर्फ 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ की फिल्म को हैंडल किए थे, उनके हाथों में एकदम 125 करोड़ देके इन लोगों ने उनको उसको पागल बना दिया था। फिल्म फिल्म शुरू होती है शिवा नाम के बच्चे से। ये वही बच्चा है जो कि कांतारा में ऋषभ शेट्टी का रोल प्ले किया था। फिल्म का मेन मुद्दा ये है कि वो बच्चा पूछता है, मेरे पापा यहाँ से कहाँ चले गए। इसी एक क्वेश्चन के ऊपर पूरी मूवी को बनाया है और उसी एक सीन को बेस में रखकर पूरे देवा कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया गया है। स्टोरी गोज इनटू कदम्बा डायनास्टी, जहाँ पर कदम्बा डायनास्टी का एक राजा होता है जो कि दैवा को चैलेंज करता है। दैवा यानी भगवान, यहाँ पे कोई भगवान भी हो सकता है। वो राजा उस दैवा को चैलेंज करता है तो उस चूतिए को सबक सिखाने के लिए खुद भगवान नीचे उतर आते हैं। और उस राजा का बेटा, फिर उसके दो बच्चे, सभी लोग एक ही मकसद को लेकर बड़े हो जाते हैं। सभी का एक ही मकसद है, टू कंट्रोल दैवास पावर बाय यूजिंग ट्राइबल्स। फिल्म का प्लॉट ही यही है, सभी लोग मिलके दैवा की शक्ति को काबू में करके पूरे जंगल के ऊपर राज करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बता के आपका मज़ा स्पॉइल नहीं करना चाहता, आप लोग जाकर सीधा थिएटर में देख लीजिए। फिल्म के सेट्स को इतने ग्रैंड लेवल पर क्रिएट किया गया है और फिल्म के विजुअल्स भाई साहब इतने क्लास है। और अब इसकी सिनेमाटोग्राफी की बात करोगे, एक एक सीन और एक एक फ्रेम आपको ऐसे लगेगा कि जैसी पेंटिंग हो, इतनी स्मूथ और इतना क्लास लगेगा आपको पूरे थिएटर में देखने के लिए। भाई साहब आपकी पूरी आंखें खुश हो जाएगी, आपके पूरी आंखें खुश हो जाएगी इस फिल्म को देखकर। आपको बिलीव ही नहीं होगा, कोई सामने आकर आपको अगर बोल भी दे कि ये फिल्म 125 करोड़ पे बनी है, तो भाई साहब आप भरोसा नहीं करोगे उसके ऊपर। अगर आप यही 125 करोड़ का बजट आप किसी बॉलीवुड एक्टर या प्रोड्यूसर को दोगे, तो वो उसके अंदर बनाएगा बागी 4, सिकंदर, सन ऑफ सरदार 2, वो ऐसी मूवीज़ बनाएगी। फिल्म का सबसे सही पार्ट यह है कि इस फिल्म के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वही एक्टर्स को रिपीट किया गया है। रिपीट किया गया है मतलब ऐसा नहीं है कि उनका पिछला जन्म या इनका कोई रीइंकार्नेशन दिखाया है। बस उन्हीं कैरेक्टर को बेस में लिया गया है, जो कि फर्स्ट पार्ट में आपको दिखे थे वही लोग आपको ज़्यादातर ज़्यादा यहाँ दिखाई मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हीरोइन थी सप्तमी गौड़ा, बस उनको रिप्लेस किया है रुक्मिणी वसंत ने। भाई साहब वो क्या ही लड़की है, वो एकदम बेबी डॉल है। उसका इतना ब्यूटीफुल काम है इस फिल्म के अंदर। मैं आप अगर मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ही गाली दोगे। ट्रस्ट मी गाइस, नो बडी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर टू डू सच थिंग्स, दैट टू हैविंग सच ए क्यूट फेस। भाई साहब उसका क्या गजब लेवल का काम है इस फिल्म के अंदर, आप लोग देख कर ही खुश हो जाओगे। और क्लाइमैक्स के अंदर जो फिल्म को ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलते हैं,
भाई साहब उस सीन के बाद तो फिल्म पूरे अलग ही लेवल पर चली जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किस बवासीर आदमी ने इस फिल्म का ट्रेलर काटा था। भाई साहब वो ट्रेलर देखे तो ऐसा लग रहा था कि ऋषभ शेट्टी ने बहुत बड़ी गलती की है। और इस फिल्म को देखकर तो मैं बोलूँगा कि उसके हाथ काट दो, जो कि ऐसी बॉम्बास्टिक फिल्म को ऐसा बवासीर ट्रेलर काटा था उसने। अगर इस फिल्म का ट्रेलर सही से काटा जाता तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये फिल्म 150 करोड़ के नीचे ओपन नहीं होती। आज इस फिल्म का हालत ये है कि यह फिल्म सिर्फ 50 से 60 करोड़ पे ओपन हो रही है। वो तो भला हो जनता जनार्दन का, जो कि लोग इसे सुबह से प्यार दे रहे हैं। पर और इसकी ट्रेंडिंग 87,000 तक चली गई है। भाई साहब पर घंटे लगभग 90,000 तक टिकट बिक रही है इसके। और भाई साहब ऋषभ शेट्टी, उसको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको कोई सिक्स पैक्स की ज़रूरत है मस्कुलर और कूल दिखने के लिए। भाई साहब उसकी पर्सनैलिटी ही वैसी है, वो अपने आप को कूल दिखाता ही है हर जगह पर। आप उसको फिल्म के अंदर देखोगे तो वही एवरेज इंडियन की जैसी पर्सनैलिटी होती है, वही बड़ा सा पेट है उसका, उसके बड़े बड़े डोले शोले हैं, उसी के ऊपर वो फिल्म को चला रहा है। उसको बड़े बड़े सिक्स पैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको फिल्म के अंदर देख के ही बोलोगे कि हाँ ये वही बंदा है जो कि 100 लोगों को एक साथ मारेगा। ये हमें एग्जैक्टली सनी देओल की याद दिलाएगा इस फिल्म के अंदर। और इस फिल्म का सबसे अच्छा पार्ट यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी वही है और एक्टर भी वही है। भाई साहब अपने आप को पूरा गॉड लेवल पर प्रेजेंट किया है उस बंदे ने। शायद ही उसको कोई दूसरा डायरेक्टर इस लेवल पर प्रेजेंट करेगा, लेकिन उसने इस फिल्म के अंदर अपने आप को जो दिखाया है भाई साहब वो पूरा अलग ही है। अगर वही एक्टर है वही डायरेक्टर है भाई साहब, और दोनों के दोनों जॉब उसके इस लेवल पर है, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। आज के टाइम पर हम जब एक मूवी देखते हैं तब हम सबसे पहले उसका डायरेक्टर कौन है चेक करते हैं, उसके बाद हम एक्टर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि सब कुछ विजन ही एक डायरेक्टर का होता है। मगर आप जब इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म का डायरेक्टर, उस फिल्म का एक्टर, उस फिल्म का राइटर सब कुछ एक ही आदमी है। इस फिल्म का सबसे बड़ा वीक और सबसे घटिया पार्ट ये था कि जब जब दैवा का सीन चलता है, जब जब भगवान बात करते हैं, तो भाई साहब उस सीन के डायलॉग पूरे तुलु में रखे हैं, ना कि इवन कन्नड़ा में। भाई साहब तुलु लैंग्वेज किसको समझ में आती है। हम जब हिंदी डब्ड में मूवी देख रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज एटलीस्ट अच्छी हो। मगर आप हिंदी डब्ड फिल्म में भी आप अगर तुलु डायलॉग रखोगे तो भाई साहब क्या सेंस बनेगा उस सीन का। पूरे लोग सिर्फ उसी एक सीन के लिए टिकट खरीद रहे हैं और आप उसी सीन के अंदर भी आप तुलु डायलॉग रख रहे हो। हाँ तुलुस लैंग्वेज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम हिंदी में, पंजाब में या गुजरात में, दिल्ली में बैठकर फिल्म देखेंगे तो भाई साहब किसको समझेगा वो। कन्नड़ा भी रहता तो भी नहीं समझता, मगर आप तो तुलु रखे हो, कोई सेंस बनता था उस बात का। दिलजीत दोसांझ को फिल्म के अंदर एक गाना दिया गया है, जो कि जब फिल्म के अंदर क्लाइमैक्स में एक्शन सीक्वेंस चलता है उसके अंदर उसका गाना होने वाला था। लेकिन जब उसका गाना पीछे बजता है और एक्शन सीक्वेंस तो इतना गजब लेवल पे कोरियोग्राफ किया गया है, आप देख कर ही चुम्मा कर दोगे उस सीन के ऊपर। लेकिन जब बैकग्राउंड में दिलजीत का गाना बजता है भाई साहब पूरा फिल्म का हाई मूवमेंट चला जाता है। वो गाना, उसका आवाज़ और उस सीन के थोड़ा भी सूट ही नहीं कर रहा था। बहुत ही घटिया लग रहा था दिलजीत का सॉन्ग। ट्रस्ट मी, मुझे तो वो सीन ही पसंद नहीं आया। पूरे 2.5 घंटे की फिल्म आपको 2 या 3 मिनट के लिए भी बोर नहीं करेगी। फिल्म इतनी फास्ट पेस्ड है और इतना अच्छे तरीके से शूट किया गया है, आप कहीं पे भी बोर नहीं होगे। और कुछ कुछ सीन तो इतने फास्ट दिखाए गए हैं, आप देख के ही चुम्मा कर दोगे उन सीन्स के ऊपर। अगर इस फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बाकी के लोग बात कर रहे हैं, तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। इस क्लाइमैक्स के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा तो बाद में आप कमेंट में मुझे ही गालियाँ दोगे। इस फिल्म का क्लाइमैक्स मैं बोल रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट क्लाइमैक्स ऑफ दिस ईयर। अगर मैं पिछले साल का भी काउंट करूँगा तो भी दिस इज़ द बेस्ट ऑफ दिस ईयर। दिस क्लाइमैक्स इज़ द बेस्ट क्लाइमैक्स ऑफ दिस ईयर। पता नहीं भाई साहब ऋषभ शेट्टी कौन सा नशा फूक कर ये फिल्म बनाया है। पूरे फिल्म को पूरे अलग लेवल पे प्रेजेंट किया है अपने आप को। फर्स्ट 2 आवर्स को आप भूल जाओगे, जब आप क्लाइमैक्स में पहुंच जाओगे ना, इट वाज टोटली मेंटल मैडनेस ऑल ओवर द थिएटर। आप लोग भूल ही जाओगे आप एक फिल्म देख रहे हो। ऐसा लगेगा कि आपके सामने साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। वो जिस लेवल पर वो सीन्स दिखा रहे हैं, इस लेवल पर वीएफएक्स, क्या ही गजब लेवल का वर्क किया है फिल्म के ऊपर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जब थिएटर जाओगे कांतारा चैप्टर 1 देखने के लिए तो नारियल और अगरबत्ती साथ में लेकर चले जाओ। जब ऋषभ शेट्टी पर्दे के ऊपर आएगा उसके सामने फोड़ दो वो नारियल। भाई साहब मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, जो कि कांतारा के बाद आपने जब एक्सपेक्टेशन इतने ऊपर थे तभी भी आपने इस लेवल पर फिल्म बनाई, जो कि फिर से ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया। अगर ओवरऑल इस फिल्म को रिव्यू करे तो मैं इसको दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5।